नमस्कार। कक्षा 12 विषय इतिहास का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और उस दूसरे अध्याय में हम गुप्त काल के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन जिसके अंतर्गत हम आजीविका के प्रमुख साधन और इसके साथ साथ आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार है कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गुप्त काल के जो लोग थे उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था और किस तरह वो आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग और व्यापार में उन्होंने उन्नति या विकास किया। तो इस प्रकार गुप्त काल के आर्थिक जीवन की जो जानकारी है वो हमें गुप्तकालीन ग्रंथ, अमरकोश और वृत्त संहिता से मिलती है। तो हम सबसे पहले आर्थिक जीवन से संबंधित कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक जीवन जिसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु है कृषि, उसके बाद पशुपालन, तीसरा उद्योग और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु व्यापार। तो सबसे पहले हम कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन, कृषि के बारे में जानकारी अमरकोश व वृत्त संहिता नामक ग्रंथों से कृषि में लोहे के फलक वाले हल से खेत जोते जाते थे। किसान वर्षा पर निर्भर था। गुप्तकालीन शासकों ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई। आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। कृषि जो आजीविका का प्रमुख साधन थी और कृषि की जानकारी हमें अमरकोश और वृत्त संहिता नामक ग्रंथों से मिलती है। और कृषि में जो खेत जोते जाते थे उसमें जो हल होते थे वो लोहे के फलक लगे हुए थे उस समय। और इसके अलावा किसान अधिकतर जो था वो वर्षा पर ही निर्भर था, लेकिन बाद में सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होने लगे। तो जो गुप्तकालीन शासक थे उन्होंने किसानों को सिंचाई के साधन भी उपलब्ध करवाए, जिसका उदाहरण हमें मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्माण करवाई गई सुदर्शन झील, जिसमें कुछ कालांतर में वो झील जो थी वो टूट गई थी। फिर उसके वापस उसका पुनर्निर्माण है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था, तो ताकि वो किसानों के लिए सिंचाई के काम
आ सके, और इसके अलावा नहरें और भी बनवाई गई। तो इस प्रकार सिंचाई की सुविधाएं जो है किसानों को उपलब्ध करवाई गई। तो ये आपके स्कंदगुप्त वाला उदाहरण आप ध्यान में रखोगे। वर्त संहिता ग्रंथ में उन्नत बीज व उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख था। गुप्त काल में प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चावल, दालें, अलसी, मटर, तिल आदि का उत्पादन होता था। ये प्रमुख उस समय उत्पादित फसलें थी। गुप्त काल में 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख है। 3 प्रकार की फसलें, यानी जो अलग अलग समय बोई जाती थी। प्रथम सावन महीने में, दूसरी बसंत माह में, बसंत महीने में, और तीसरी जो थी चैत्र बैसाख। इस प्रकार एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन होता। ये नीचे की 2 लाइन आपको दिख नहीं रही है, तो थोड़ा सा अभी कैमरा नीचे कर देते हैं, आप वापस देख लेना। तो इस प्रकार गुप्त काल में जो अमरकोश नामक ग्रंथ है उसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। उसमें 5 प्रकार की भूमि प्रमुख थी। प्रकार की भूमि का उल्लेख, पांच प्रकार की भूमि प्रमुख थी। पहला क्षेत्र भूमि, जिस पर कृषि की जाती थी। दूसरी प्रकार की जो भूमि थी वो थी सील भूमि, जिस पर कृषि नहीं की जाती थी। कृषि नहीं
की जाती थी। ठीक है। और तीसरी प्रकार की जो भूमि थी वो थी वास्तु भूमि। निवास स्थान के योग्य, यानी जो रहने के काम आती थी। ठीक है। और चौथी थी चारागाह भूमि। चारागाह भूमि यानी जहां पशु चरते थे। ठीक है। और पांचवी भूमि थी अपहर्त भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि। तो इस प्रकार 5 प्रकार की भूमि का जो है प्रमुख भूमि का उल्लेख जो है अमरकोश नामक ग्रंथ में 12 प्रकार का था, लेकिन 5 जो प्रकार की भूमि थी वो उस समय प्रमुख थी। तो इस प्रकार हमने कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि गुप्त काल में भी जो है कृषि आजीविका का एक प्रमुख साधन था। और इसके अलावा खेत जो है हल से जोते जाते थे और बैल जो है हल जोतने के काम आते थे। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की भूमि के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। और प्रमुख रूप से 3 प्रकार की फसलें उस समय प्रचलन में थी। इसके बाद हम पशुपालन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा पशुपालन, आजीविका का दूसरा साधन। गुप्त काल में गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि पालतू जानवर पाले जाते थे। बैल हल जोतने व बोझा ढोने के काम आते थे। तो इस प्रकार पशुपालन भी कृषि के साथ साथ एक आजीविका का एक अन्य साधन था। इन पशुओं से जो है जैसे बैल से खेत जोते जाते थे और सामान ढोने के काम आता था। घोड़ा जो है सेना में काम आता था। गाय, भैंस, बकरी जो है वो दूध प्राप्त करने का एक साधन थे। इस प्रकार पशुपालन भी आजीविका का एक स्रोत था। इसके बाद हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से उद्योग जो है गुप्त काल में प्रचलन में थे। उद्योग में शिल्प कला, गुप्त काल में कपड़ा उद्योग,
धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु विज्ञान, बर्तन उद्योग, आदि प्रचलन में थे। धातु विज्ञान यानी गुप्त काल में कपड़ा उद्योग प्रचलन में था। धातु शिल्प यानी धातु के विभिन्न प्रकार की जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। और काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी के विभिन्न प्रकार के जो है फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां। और धातु विज्ञान का जो उदाहरण है वो मेहरौली का लोह स्तंभ। और इसके अलावा बर्तन उद्योग यानी विभिन्न प्रकार के मिट्टी और धातुओं के जो है बर्तन बनाए जाते थे और धातु की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं भी बनाई जाती थी। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के उद्योग जो थे उस समय प्रचलन में थे। इसके साथ साथ धातु शिल्प में जो है मूर्तियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के धातुओं के आभूषण बनाने के उद्योग भी प्रचलन में थे। धातु विज्ञान का उदाहरण मेहरौली का लोह स्तंभ, ठीक है। धातु शिल्प का उदाहरण सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, कपड़ा उद्योग सबसे विकसित था। भारत के सूती, रेशमी, मलमली वस्त्रों की विश्व के अन्य देशों में बड़ी मांग थी। भारत में बनने वाले सूती, रेशमी और मलमली वस्त्र भारत के प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार सूती और रेशमी वस्त्रों के जो उद्योग थे वो काफी प्रचलन में थे। गुप्त काल का जो कपड़ा उद्योग है वो सबसे अधिक विकसित उद्योग था। इसके साथ साथ आभूषण शिल्प में विभिन्न प्रकार के सोने, चांदी के आभूषण बनाए जाते। रत्नों का उपयोग होता था, यानी आभूषणों का निर्माण सोने चांदी से होता और उनमें विभिन्न प्रकार के रत्नों का जो है उपयोग किया जाता था। व्रत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। तो इस प्रकार गुप्त काल में कपड़ा उद्योग, आभूषण उद्योग और धातु शिल्प की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाना और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के मिट्टी और धातु के बर्तन और
विभिन्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं को बनाने के जो उद्योग प्रचलन में थे। गुप्त काल में सिक्कों और मुद्राओं का उपयोग सिक्कों व मुद्राओं का उपयोग प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन देने, तथा भूमि के क्रय व विक्रय में होता था। साधारण जनता वस्तु विनिमय करती थी। यानी गुप्त काल में जो सिक्के और मुद्राओं का जो प्रचलन था, उनका उपयोग प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन देने और भूमि के क्रय विक्रय यानी इसको खरीदने और बेचने में होता था। और इसके अलावा जो साधारण जनता थी वो अपने दैनिक जीवन से संबंधित जो वस्तुओं का लेन देन है वो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही करती थी। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करना वो कहलाता है वस्तु विनिमय। और इसके साथ साथ जो है कौड़ियां भी प्रचलन में थी। तो इस प्रकार गुप्त काल में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था और सिक्कों से ही गुप्तकालीन शासकों की हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्के गुप्त काल के सिक्के जिन जिन स्थानों से मिले तो जहाँ उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ गुप्तकालीन सिक्कों से गुप्तकालीन शासकों की जो धार्मिक नीति थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इन सब बातों की जानकारी भी हमें सिक्कों के माध्यम से हो जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक जीवन में मुद्राएं और सिक्कों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद हम अगले वीडियो में गुप्त काल में प्रचलित आंतरिक और विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।